नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सीधे आपको लेकर चलेंगे दौसा, जहां पर सुनाते हैं प्रियंका गांधी का संबोधन। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी जाल बिछाई थी पूरे देश में इन परियोजनाओं की। भाखड़ा नंगल डैम, रिहंद बांध, हीराकुंड, ब्यास, चंबल, गंडक, कोसी, रामगंगा पर देश के 60 से अधिक बड़े बांध की परियोजनाएं बनाई। इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर जो है, और सैकड़ों छोटी छोटी सिंचाई और जलापूर्ति की परियोजनाएं बनाई गई। उनके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया। शास्त्री जी आए, ये काम आगे बढ़ाया। तो जब राजनीति की सोच होती है कि आप भविष्य के लिए काम किया जाएगा, देश के लिए किया जाएगा, तो ऐसे काम होते हैं। खोखली घोषणाएं नहीं होती हैं जिनको पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं होता। तो सतर्क किसको रहना पड़ेगा बहनों, बताओ? आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आप इतनी मेहनत करती हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, तो इसलिए तो नहीं करती ना कि जितनी भी देश की संपत्ति है जो आपके बच्चों और उनके भविष्य को मजबूत बनाने में जानी चाहिए, वो ये लोग गवा रहे हैं। अब आप बेरोजगारी को देखिए, 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है। और बेरोजगारी है, फिर भी किस तरह की स्कीम ला रही है ये सरकार। आप पुलिस में हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। आपकी तरह तमाम नौजवान परिश्रम करते हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश में एक बार मैं सुबह 4 बजे गिरफ्तार हो गई थी। उससे पहले जब पुलिस हमको ढूंढ रही थी, हम एक गांव के पास रुके, शायद 3:30 बजे होंगे सुबह के, और मैंने देखा बहुत सारे लड़के 3:30 बजे सुबह सड़क पर आ गए हैं। तो मैंने अपने साथियों से पूछा कि भाई इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हैं ये बच्चे यहाँ? सब दौड़ लगा रहे थे, सब मेहनत कर रहे थे कि जब सेना में भर्ती का समय आएगा तो हम भर्ती हो जाएंगे, हम अपने परिवारों के लिए कमाएंगे, हम अपना भविष्य मजबूत बनाएंगे। ये बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की, जो इतनी इच्छा से देश के लिए तैनात होने के लिए तैयार हैं, उनका भविष्य ही आप खत्म कर लिया। इस तरह की स्कीम लाएगी क्या सरकार? जहां जहां आज मैं जाती हूं, नौजवान मिलते हैं, कहते हैं हमें जाना ही नहीं है, अब हम तो कोशिश भी नहीं करेंगे। इस साल शायद सबसे कम एप्लीकेशन गए होंगे। जब हम नौकरी के लिए इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हमें सुरक्षा मिलेगी, हम कमाएंगे, अपने माँ बाप की देखभाल करेंगे, अपने परिवारों को मजबूत बनाएंगे और जीवन भर हमें कुछ मिलता रहेगा। तो इसी तरह से पेंशन की बात है, जब सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं लोग, तो एक बड़ी चीज होती है कि पेंशन मिलेगा, कि नौकरी 20 साल की नौकरी कर रिटायर होंगे तो कोई तो होगा हमें पूछने वाला, सरकार से हमें कुछ मिलता रहेगा। वो भी खत्म हो गया। तो आप बताइए, भयानक बेरोजगारी है। जहां जहां से रोजगार बन सकता था उसको तो आपने गवा दिया। बड़े बड़े PSU थे, BHEL जैसे, सब अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिए। जो किसान थे, हैं, खेती करते हैं, एक जमाने में खेती से रोजगार बनते थे, गांव में रोजगार बनते थे मनरेगा के द्वारा। मनरेगा को भी इन लोगों ने कम कर दिया। ऊपर से नए रोजगार नहीं बन रहे हैं। जो छोटी दुकानें थी, जो छोटे कारोबार थे, छोटे बिजनेस थे, वो भी नौकरी देने के काम करते थे, उनको भी आपने खत्म करने के कगार पे कर दिया है। आपने GST थोपी, इन पे नोटबंदी थोपी,
छोटे दुकानदार जीएसटी में उलझ गए एकदम। तो जहां से रोजगार बनने थे, वो सारी जो जितनी भी जगह थी जहां से रोजगार बन सकते थे, उनको आपने खत्म कर दिया। महंगाई आपने ऐसे बढ़ा दी कि मेरी बहनें दुकान जाती हैं कुछ खरीदने के लिए, खाली हाथ वापस आती होंगी, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है, कुछ खरीद नहीं पाती हैं। इतना संघर्ष कर रही हैं, बच्चों की फीस भरनी होती है, छत में से पानी टपक रहा है उसकी मरम्मत करनी है, या फिर कोई बीमार पड़ता है उसका इलाज करना है। तो टेंशन ही टेंशन होता है कि किस तरह से हम ये कर पाएंगे, क्योंकि कहीं से कमाई नहीं हो रही है। तो अगर ये परिस्थितियां हैं पूरे देश में, और हम प्रदेश की सरकार के द्वारा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों से आपको निकाल पाएं, कि हम आपकी मदद कर पाएं, और अशोक गहलोत जी की सरकार है जिसमें तमाम ऐसी स्कीमें आई हैं जिससे आपकी सहायता होती है और आपको इन संघर्षों का सामना करने की मजबूती मिलती है। जैसे यहाँ पे जो बिजली आपको मिलती है, वो दूसरे प्रदेशों में ऐसे नहीं है। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री के बड़े उद्योगपति मित्र हैं, अभी हाल ही में ये बात बाहर आई कि इंडोनेशिया से कोयला खरीद के यहाँ लाते हैं, और लाते लाते उसका दाम दुगना बढ़ा देते हैं। तो जो बिजली की बिल आपकी चढ़ती चली जा रही है, वो सारे इन उद्योगपतियों के जेब में जा रहे हैं पैसे। और सरकार को रोकना चाहिए, सरकार को रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन सरकार और इनको मजबूत करने का काम कर रही है और आपके जेब से पैसों को निकाल कर अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रही है। तो जैसे मैंने कहा, अब राजस्थान की हमारी प्रदेश की सरकार है। आप जानते हैं कि महंगाई के राहत कैंप राजस्थान सरकार ने आपके लिए लगाए। किससे बचाने के लिए? उस महंगाई से बचाने के लिए जो केंद्र सरकार की वजह से, जिससे आप जूझ रहे हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में, आपके प्रदेश में जो स्वास्थ्य की योजना है, जो स्वास्थ्य के लिए बीमा आपको 25 लाख का जो मुफ्त का इलाज मिल रहा है, ये किसी और प्रदेश में आज तक नहीं है। पहला प्रदेश है। शायद अभी अभी छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय पहले शुरू किया गया है, वो भी कांग्रेस की सरकार है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई बनाई गई हैं। ये भी राजस्थान सरकार का काम है। इसमें आपको 8 रुपए पे भरपेट भोजन मिल रहा है। गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है, इसके तहत आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जब भारत सरकार ने इसको 1100 से 1200 रुपए का किया था। मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त मोबाइल मिल रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य आया है। और ये तब जब मैंने आपको समझाया कि वहीं मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट अब जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 88 उम्मीदवार हैं। पार्टी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रजापति का टिकट काटने के बाद कांग्रेस ने उन्हें गोटेगांव से फिर उतारा है। पहले लिस्ट में प्रजापति का टिकट कट गया था, लेकिन दूसरी सूची में गोटेगांव से कांग्रेस ने उम्मीदवार बदलकर प्रजापति को फिर से मौका दिया है। कांग्रेस की इस लिस्ट में मुरैना से दिनेश गुर्जर, भिंड से चौधरी राकेश चतुर्वेदी, ग्वालियर से सुनील शर्मा, गुना से पंकज कनेरिया को उम्मीदवार बनाया गया। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट यहां पर जारी की थी। पहले लिस्ट में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का भी नाम था। उन्हें छिंदवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट अब जारी की है, जिसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर कांग्रेस की खिंचाई की। सीएम ने कहा कि कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए तो कुछ टिकट दिग्विजय सिंह ले गए, बाकी लोग हाथ मलते रह गए। कांग्रेस में अब आपस में लड़ाई हो रही है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है।
वहीं एक और बड़ी खबर, अखिलेश यादव की नाराजगी अब सामने आई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से नहीं हुआ गठबंधन। कांग्रेस से गठबंधन न होने पर अखिलेश यादव इस समय नाराज हैं। सपा के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसा यूपी में दिखेगा। कांग्रेस पर चुनाव में धोखा देने का आरोप भी लगाया है अखिलेश यादव ने। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन न होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव की नाराजगी अब खुलकर सामने आई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जैसा व्यवहार समाजवादी पार्टी के साथ होगा उसी तरह का व्यवहार उनको भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की ओर से सपा पर हमला बोले जाने पर भी अखिलेश यादव काफी नाराज दिखे। अखिलेश ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गठबंधन पर बोलने की हैसियत नहीं है। विनय श्रीवास्तव लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। विनय, कांग्रेस से गठबंधन ना होने पर देखिए किस तरह से सपा की नाराजगी सामने आ रही है। क्या प्लानिंग थी इन लोगों की मध्य प्रदेश में? विनय जी, मैं बता दूं, अखिलेश यादव के आज के बयान से एक चीज तो जाहिर हो गई कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस के दम पर चुनाव लड़ना चाहती थी, खुद की जमीन नहीं तलाश रही थी। गठबंधन अच्छा होता है जहां दोनों पार्टियां जो है वो बराबर का अधिकार रखती हो, बराबर की दमदारी रखती हो। सबसे बड़ी बात तो ये कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लगने वाले क्षेत्रों में ही असर कारक है। इसलिए अगर चुनाव का परिणाम भी देखें तो उन्हीं सीटों पर समाजवादी पार्टी असर दिखाने में कामयाब हो पाई थी जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाएं थी। लेकिन इस बार कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर खासतौर पे बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं उसमें बहुत बेहतर काम किया। वहीं कमलनाथ का ये स्पष्ट मीडिया से कहना था कि INDIA जो गठबंधन है वो केंद्र के लिए बनकर तैयार हुआ है, उसे स्टेट पर लागू करने के लिए कोई भी बात संगठन या गठबंधन के अंदर नहीं रखी गई थी। तो जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव होना है तो तय बात है कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। जी, लेकिन कांग्रेस का कोई बयान सामने आया कि अखिलेश यादव के रिएक्शन के बाद? यही बयान सामने आया। विनोद जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही बोला कि राष्ट्रीय गठबंधन केंद्र सरकार के जो केंद्र में सरकार बनाने के लिए जो गठबंधन हुआ है वो नीति लोकसभा चुनाव तक ही आधारित है, लेकिन वह प्रदेश स्तर पर इस तरीके का कोई समझौता नहीं हुआ था और कांग्रेस जो है इसीलिए 230 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चलिए, शुक्रिया विनीत पूरी जानकारी के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में अगले महीने की 17 तारीख को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार बयानबाजी कर जनता का हितैषी बनने की होड़ में लगे हुए हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बयान दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। जिस दिन से ये गठबंधन बना, ये अजीब गठबंधन है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगह बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। और कांग्रेस आपस में भी धोखा दे रही है। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा?
वहीं छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रायपुर का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश भर में अगर कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है तो छत्तीसगढ़ में। ये खाऊ सरकार दिल्ली में बैठे अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि भू पे करो, इसका साफ मतलब है कि ये पैसा कहां से भ्रष्टाचार और माफियाओं से सीधा कांग्रेस को जाता है। छत्तीसगढ़ की जनता इन माफियाओं की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। तुष्टिकरण की और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है। एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। वहीं दूसरी ओर जनता त्रस्त है सांप्रदायिक तुष्टिकरण की और ऐसा लगता है कि यहाँ की सरकार तुष्टिकरण से ग्रस्त है और जो देश भर में अगर सबसे भ्रष्ट सरकार कहीं पर कही जाए तो छत्तीसगढ़ में है। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भू पे करो, और ये भू पे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़ की जनता। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर पिंडरा बिलासपुर रोड पर सड़क हादसा हो गया। बंजरा घाट पर यात्रियों से भरी बस ये पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हैं। बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। छत्तीसगढ़ के पिंडरा बिलासपुर रोड पर भीषण ये सड़क हादसा हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस बंजारा घाट पर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 30 से ज्यादा लोग भीषण हादसे में घायल हुए हैं। हादसे के वक्त बस में करीब 50 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा ये हादसा हो गया, जहां पर बंजारा घाट पर यात्रियों से भरी बस एक पलट गई और कई यात्रियों के देखिए घायल होने की खबर है। 3 यात्रियों की मौत भी हो गई। पिंडरा छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर। तो तस्वीरें फिलहाल देखिए, जो लोग घायल हैं उनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। और ये बस देखिए यात्रियों से भरी हुई थी। 30 लोग यहां पर घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 लोगों की मौत भी हो गई, कई की हालत गंभीर भी इस समय बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के पिंडरा रोड में सड़क हादसा ही है। छत्तीसगढ़ के पिंडरा रोड में सड़क हादसा। तस्वीरें जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसमें साहिबाबाद से दोहाई तक की रैपिड
वहीं राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया। सचिन पायलट ने कहा कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की जनता का विश्वास जीता है। विधानसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशियों का हमने खुले मन से स्वागत किया। मैंने जीतने वाले किसी भी कैंडिडेट का विरोध नहीं किया। सचिन पायलट के इस बयान के बाद पूर्वी राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश दिखाई दे रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद से देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ट्रेन में बैठकर सफर भी किया। रैपिड ट्रेन से एनसीआर के लोगों को काफी फायदा होगा। पहले फेज की लंबाई 17 किलोमीटर है, जिसमें 5 स्टेशन आएंगे। हालांकि ये पूरा कॉरिडोर दिल्ली से मेरठ तक 2025 तक बनकर तैयार होगा। देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज RRTS यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसमें साहिबाबाद से दोहाई तक की रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। इससे दिल्ली NCR के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। ये बताइए कितना फायदा इस ट्रेन के चलने से हो? इस ट्रेन से बहुत फायदा होगा। आप जितनी पब्लिक है यहाँ की, आम लोगों की पब्लिक का बहुत फायदा होगा। यहाँ का मोदी ने उद्घाटन किया है रैपिड रेल का, या भी तो यहाँ तक किया, उसके बाद मेरठ तक का सफर बहुत। लोग कहाँ से आए? हम प्रतापपुर से आए जी, पिलोके से, हापुड़ ये जिले। बताइए कि जब ये पूरा कॉरिडोर बन जाएगा तो मेरठ से यहाँ पर आने में कितना फायदा? बहुत सुविधा होगी यहाँ के दिल्ली NCR के लोगों के लिए, मेरठ के लिए, खासकर मेरठ मंडल है हमारे यहाँ पर, बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। मोदी जी ने ऐसा काम करा है, हमारे आसपास बहुत तुम्हारे ये हाईवे सब बढ़ा दिया। दिल्ली NCR का बहुत बड़ा हब बनने वाला है ये। बहुत हर हर मोदी घर घर। आपको लगता है कि इससे रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ पर स्टेशन है वहाँ पर काफी ज्यादा जो कारोबार है वो भी बिल्कुल आम लोगों के लिए काफ़ी रोजगार निकलेगा। जहाँ जहाँ स्टेशन है भाई, रेहड़ी वाले हो गए, काफ़ी लोग हैं, आम लोग जो है, काफ़ी रोजगार निकलने वाला है। अच्छा, ट्रैफिक कितना कम हो जाएगा इससे? ट्रैफिक करीब 40% कम हो जाएगा। पहली रैपिड ट्रेन को हरी झंडी पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। हालांकि इसको अब नमो भारत जो ट्रेन का नाम है वो रखा गया है और भारी संख्या में यहाँ जो लोग हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि पहले फेज का उद्घाटन आज हो गया है। आने वाले समय में यानी कि साल 2025 तक ये जो पूरा कॉरिडोर है सराय कालीखास से मेरठ तक का, वो बनकर तैयार होगा। लेकिन फिलहाल जो है आज इस पहले कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें 17 किलोमीटर का ये सफर है और भारी संख्या में यहाँ जो दिल्ली NCR के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एक बड़ा जो कॉरिडोर है वो बनकर तैयार हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस कॉरिडोर के बन जाने से लोगों को कितना फायदा होगा, क्योंकि जो लोग रोजाना मेरठ से दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से मेरठ जाते हैं उन लोगों के लिए काफी फायदा होगा, क्योंकि साल 2025 के अंत तक ये पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। लेकिन 17 किलोमीटर के पहले फेज का उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। हालांकि इस रैपिड ट्रेन को नमो भारत का नाम दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, गाजियाबाद। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।